अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आपका मेज़बान बिन्यामिन शौकत और आपके मेहमान मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है खारजा पॉलिसी। कोई भी मुल्क जब जंग लड़ता, जंग जीतता या जंग हारता है तो वो दो महाज पर जंग लड़ रहा होता है, एक मैदान और दूसरा खारजा महाज। आज हमने इसी चीज़ का एनालिसिस करना है कि पाकिस्तान खारजा महाज पर कितना कामयाब है। तो आइए अपने मेहमान से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। आरिफ भट्ट साहब, जैसा कि आपको मालूम है खारजा पॉलिसी की अहमियत क्या होती है किसी भी स्टेट के लिए, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक आज़ाद रियासत जो है उसकी खारजा पॉलिसी किन बुनियादों पे खड़ी होती है और उसकी खारजा पॉलिसी की अहमियत क्या होती है एक आज़ाद स्टेट के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी बिन्यामिन साहब, सबसे पहले एक आपके टीवी चैनल के मुहिब वतन के हवाले से दोस्तों तक एक पैगाम है, वो यही है कि इस वक्त जो कश्मीर के ऊपर बात करना हम पे फ़र्ज़ है। हम चाहते हैं हम जिस सतह पर भी हैं, जहाँ कोई भी दोस्त है वो कश्मीर के ऊपर अपनी बात का इजहार करे, यकजहती का इजहार करे, और ये हमारे ऊपर बहैसियत एक फ़र्ज़ है और हमें अपने फ़र्ज़ से आशनाई होनी चाहिए, क्योंकि उस कश्मीर हमारी शाह रग है और जिसकी शाह रग किसी दुश्मन के कब्ज़े में हो तो उसके वजूद का क्या आलम होगा। ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है तमाम दोस्तों तक। जितनी भी सिक्कत कोई रखता है और जिस तरह का भी अगर उसके दिल में कोई जज्बा है तो उसके लिए अपने इजहार का ज़रूर अपना ख्याल इजहार ज़रूर करें। अब आ जाते हैं बिन्यामिन साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये बात कहने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। किसी भी आज़ाद रियासत में जो खारजा पॉलिसी है, देखें वैसे तो तस्वर यही किया जाता है कि जो दुनिया के नक्शे में होती हैं, जिसके वजूद को दुनिया तस्लीम कर लेती है, वो एक आज़ाद रियासत की हैसियत रखती है। लेकिन आज़ाद रियासत जो होती है वो अपने शहरियों के हुकूक देने के ऊपर तस्वर की जाती है। रियासत के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसकी इंटरनल जिसे हम दाखिली कहते हैं और एक उसकी एक्सटर्नल या जिसे हम खारजा कह सकते हैं, या अंदरूनी और बैरूनी। खारजा बैरूनी होगी, दोनों की बहुत अहमियत हासिल है। जितनी रियासत अंदरूनी तौर पर मजबूत होगी उतनी ही वो खारजा सतह पर अपनी हैसियत को मनवाने के लिए अक़वाम आलम में एक अपनी मयार रखती है। देखें, रियासतों की खुद मुख्तारी, बराबरी, ये खारजा पॉलिसी के असूल हैं और खारजा पॉलिसी में हमेशा आपकी जो एक ख़ुद मुख्तार रियासत होती है वो अपनी बराबरी की सतह पर मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, दफ़ाई तौर पर दूसरे ममालिक के साथ अपने जो उनके ताल्लुकात होते हैं उनको इस्तवार करती है। और कोई भी मुल्क, जो कोई भी रियासत हो, वो इन दोनों चीज़ों को बग़ैर कभी भी अपनी पोजीशन को बेहतर नहीं कर सकती। जिसकी दाखिली पोजीशन बहुत मजबूत हो, जहाँ पर उसके अवाम खुशहाल हों, और रियासत का जो असल मकसद यही होता है कि रियासत के उस कानून के मुताबिक, देखें रियासत क्या है, रियासत को शायद हमने पहले भी इस प्रोग्राम में आपके यहाँ इस बात को जो अपने मसलन अपने अल्फाज में हमने जो भी हम समझते हैं उसको बयान किया है कि ये इंसानों के रहने का एक मजमूआ है और उसका जो सबसे सुप्रीम होता है वो उसका कानून होता है, आइन होता है। और जिस रियासत में उसके रहने वाले लोगों को उनको हकूक़ मिलते हों, उसके आइनी हक़ उनके पास मौजूद हों, वो दाखिली सतह पर बहुत मजबूत होती है और इसी तरह फिर वो अपनी खारजा पॉलिसी में भी आज़ाद हैसियत रखती है। सर, मैदान, पहाड़, समंदर, दरिया, कोई भी जो शोबा है उसमें हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो भारत को मुकम्मल तौर पर मात दे रहे हैं और भारत को मुंह की खाना पड़ रही है। मुझे थोड़ा ये बताएं कि जो खारजा पॉलिसी है, क्या हमारे सियासतदान भी उसमें भारत को मात दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मौजूदा हालात के हवाले से खूबसूरत सा सवाल है। देखें जी कि हम ये समझते हैं कि जब से ये पाकिस्तान बना है, ये अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी दोनों सतह पर साजिशों का शिकार रहा है। अंदरूनी सतह पर मैं आपको इस तरह कहूँगा कि जब ये पाकिस्तान अपने तकमील के मराहिल में था, इसकी जो तहरीक आज़ादी का सिलसिला चल रहा था, तो उस वक़्त हम देखते हैं कि एक किताब आई थी नेहरू जी की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वैसे तो बहुत सारी किताबें भी हैं इस हवाले से,
लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें नेहरू जी ने क्योंकि वो किताब लिखी थी, उन्होंने उस किताब में इस बात को बावर करवाया था कि अव्वल तो पाकिस्तान बनेगा नहीं, अगर ये बन जाता है तो हमें इसको गैर मुस्तहकम करने के लिए, इसके अंदर किसी तरह के भी फसादात या क्राइसिस लाने के लिए बेशुमार हथकंडे मौजूद हैं। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता जो लॉर्ड्स माउंटबेटन के जो उनके अपना थे, उनके जो सेक्रेटरी थे जब मिशन विद माउंटबेटन, उनके भी ख्यालात उनकी जो किताब में ऐसे मिलते जुलते हैं। अच्छा, इससे सिर्फ बात करने का मकसद ये था बनियामीन साहब कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे पाकिस्तान की रेवोल्यूशन, उस वक़्त लोग सरगर्म थे, आज़ादी के लिए नारे लगा रहे थे, अपनी जदोजहद कर रहे थे, तो उस वक़्त भी ये जो बासर अफराद थे वो पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरह की मदाखलत का सोच कर बैठे हुए थे, जिसका हमने अमली इकदाम भी देखा कि जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भी हर तरह की साजिशों का शिकार रहा है। और यही वजह है कि अगर हम इसकी बैरूनी क़ुव्वतों का तसल्लुत भी देखें तो वो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस ड्यूरेशन के वक़्त वैसे जो भी हालात हों, हमारी अगर खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर पहले हम जब पाकिस्तान बना था तो उसको इब्तदा में हमने रशिया को छोड़कर अमेरिका का जो दौरा किया, वो शायद वक़्त ने बताया कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आ जाते हैं कि वो जो नेहरू जी की किताब के हवाले से अगर हम बात करें, हमने देखा कि इंडिया के जो ये अपना इसको आप कह सकते हैं कि नापाक सोच कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी अमन के ख्वाह नहीं रहे, वो अफरा तफरी और किसी ऐसी सोच के शिकार रहे हैं जिससे हम नहीं समझते कि इंसानियत का प्रचार हो सके। असल में जो आपका जो सवाल था, जब तक हम चाहते थे कि थोड़ा सा इसका पस मंज़र नहीं होगा तो शायद सुनने वाले जो, वैसे तो मैं हमेशा समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा साहिब इल्म भी हैं और हमसे ज़्यादा उनके पास इस बारे में नज़र भी है, सिर्फ ये थोड़ा सा पस मंज़र ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने फिर इंडिया ने अपनी सोच को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने यहाँ पर बेशतहाशा बिलियंस डॉलर खर्च किए और यहाँ पर उनको ऐसे सासी अनासर मिले, ऐसे अलाकार मिले, ऐसे वो लोग मिले जिन्होंने उसके उन अज़ाइम को तक़वीयत दी और यहाँ पर डैम नहीं बनने दिए। यहाँ पर जो बुनियाद थी हमारी, वो जो टू नेशन, दो कौमी जो नज़रिया था, उसको दो कौमी नज़रिए को वायलेट करवाने के लिए हमारे सियासी कल्चर के अंदर उन्होंने अपने पपट, जो जिसे हम कह सकते हैं, वो पैसे देकर भेजे। और यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी, अगर हम इस बात की आज हमें एहसास हो रहा है ना कि भी वाकई आरएसएस के नज़रिए के बाद वो दो कौमी नज़रिए की अहमियत क्या है। असल में जो चीज़ बताने वाली थी वो ये थी कि उनके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, उनके उस अज़ाइम को वो उनके इल्ज़ाम से पर्दा चाह करती है जो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले सोच रखे थे। यानी कि इसका बताने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के रहने वाले जो जहारियत पसंद लोग थे, जो मैं ये समझूंगा कि नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई अमन चले या तकसीम होने के बावजूद बहसियत एक अच्छे हमसाया और अच्छे दोस्त बन के यहाँ रहा जाए, उनके अंदर वो अज़ाइम, जो नापाक अज़ाइम थे, उनको हमने यहाँ पर पनपते हुए देखा। और फिर यहाँ पर उनके उस अज़ाइम को यहाँ के रहने वाले जो भी अफराद थे जिन्होंने यहाँ पर उनकी उस इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर डैम नहीं बने दिए, या इस कल्चर को, जो सियासी कल्चर को हमारा जो दो कौमी नज़रिया था उसके मुताबिक उस सियासी कल्चर को नहीं पनपने दिया, तो ये उसकी एक तकसीम है। रही बात आ जाती है, देखें एक मैं बात बताऊँ कि ये बड़ी मैं फ़ख्र से बात कहूँगा कि पाकिस्तान जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं, उन्होंने एक इंसान के पास उस क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ उसकी क्या होती है, वो उसकी जान होती है। उन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपनी जानों के नजराने देकर अपने वतन के लिए इस बात को बावर करवाया कि इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकते थे। ये कौम उनकी मकरूज़ है। रही बात सियासी महाज पर हम अगर बात करें तो हम ज़्यादा देर बात ना करें, वैसे तो बहुत, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अगर हम पिछले तर्न्योर जो गुज़रा है आज से 2013 से 2018 के दरमियान, या उससे पहले भी जो गुज़रा है, और स्पेशली अगर हम फोकस करें 2013 से 2018 तक, तो यहाँ पर तो वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था। अब उसकी क्या हिकमत थी, एक ख़ारजी उमूर पर किसने डील करना था। और हमने ये देखा कि उसी ड्यूरेशन में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती अनात नहीं है,
हमारा ये वतन है, हमारी ये माँ है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो इस वतन के साथ खुदा न खास्ता अगर कोई बुरे अज़ाइम रखता है तो हमारी उसके ख़िलाफ़ बात देखें। वो तो महाज पर अपनी जाने दे रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए बात भी नहीं कर सकते जो हम समझते हैं कि गलत है। कि जंडाल जैसे लोग यहाँ पर आए और देखा कि मोदी जैसा कातिल जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल था, और मोदी जैसा वो दहशतगर्द यहाँ पर लोगों की शादियों पे शामिल होने के लिए बिल्कुल बग़ैर किसी इजाज़त के वो आया, और फिर जंदाल जैसा वो शख्स जिसको यहाँ पर हसास मकामात की तरफ ले जाया गया, ये एक खारजा पॉलिसी का हमें पस मंज़र समझ में नहीं आया। बहसियत में एक शहरी हूँ, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी कश्मीर के ऊपर उनका जो जुल्म सितम था वो सफाकाना था, वो जाबराना था। उनकी जहरियत के लिए हम तमाम जितनी भी कौम थी वो सरापा एहतजाज थी। मैं सिर्फ ये उनका ये अब उसमें क्या हिकमत हो सकती है, ये हो सकता है कि इसका कोई जवाब हो या उनके पास इस बात का कोई जवाब भी हो, लेकिन मैं ये समझूंगा कि यही एक कमी रही कि एक महाज पर देखें स्टेट का जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, तमाम मुल्की आइनी अदारे जो होते हैं वो कानून और आइन के पाबंद होते हैं, वो उसका भी अमीन होता है। जो स्टेट का जो एग्जेक्टिव होता है वो तमाम उन अदारों का और आइन का अमीन होता है। देखें जितनी भी डोमेन थी हमारे सलामती अदारों के जवानों के पास, उन इंटेलेक्चुअल के पास, उन्होंने शब रोज़ मेहनत कर कर इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया, यहाँ पर हर तरह के तजर्बात किए। इसको देखें गो के ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, अगर यहाँ पर किसी इंटेलेक्चुअल्स ने या सलामती के अदारों ने या उन मुहब्बे वतनों ने अगर यहाँ पर मसलन एटम की बुनियाद रखी थी तो उसको भांपते हुए रखी थी, वो इंडिया का मजाज देख कर रखी थी कि ये हमारे ऊपर कभी ना कभी हमलावर हो सकता है, तो ये भी करोड़ों इंसानों के रहने वाला मुल्क है, लिहाजा ये इनका भी हक हासिल है। आरिफ भट्ट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 1971 में फॉल ऑफ ढाका के बाद इंडिया ने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया था कि हम अपने एटॉमिक प्रोग्राम की तरफ कदम बढ़ाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तर टाइम में हमने उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली। भट्ट साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि गुज़श्ता हुकूमत के पास तो वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था, तो ख़ारजा पॉलिसी कैसे दुरुस्त सिमत में जाती। तो इस वक्त तो हमारे पास शाह महमूद कुरैशी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वज़ीर ख़ारजा की सूरत में मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, अब जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है? देखिए जी, इसमें अगर अपना फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो यकीनन ये एग्जेक्टिव की पॉलिसी हैं जो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव हैं, और यकीनन ये उन्होंने ही इस बात का शेड्यूल बनाया होगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, और इस वक्त जो उनका रिलेशन जो सिविल और मिलिट्री का रिलेशन है वो एक बड़ा यादगार है। हमने देखा कि साबका अदवार में एक ऐसा नैरेटिव जो कि दुश्मनों का था, यहाँ का सलामती के जो अदारे थे उनके ख़िलाफ़ वो जो बयानिए थे वो बड़े तकलीफ़ दे थे। लेकिन आज अगर दुनिया इस बात को भांप रही है तो उसमें हमारे जो अपना मौजूदा चीफ़ एग्जेक्टिव जो जिसके काम अच्छे हैं वो हमें ज़रूर उसके बयान करने चाहिए। ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मिलिट्री रिलेशनशिप और सिविल रिलेशनशिप को दुनिया के सामने, और ये होना भी चाहिए। देखें वो हमारी ही फ़ौज है, वो इस रियासत की ही सलामती के अदारे हैं जो अपनी जानों के नजराने देते हैं, तो लिहाजा उनका हर जगह पे मौजूद होना मसलन ये इस आने वाले वक्तों में स्टेट के लिए खुशहाली का पैगाम है। तो उस हवाले से मैं जो उनकी जो पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर का आपने जिक्र किया, तो यकीनन ये काबिल तारीफ़ है फिल वक्त मौजूदा हालात में कि जिस तरह उन्होंने सफारती सतह पर इस इशू को तमाम ममालिक तक पहुँचाया। गो कि इसका मौका मोदी सरकार ने खुद दे दिया कि भी एक फ्लैश पॉइंट जिसे हम कहते हैं कि वो कश्मीर बन गया, और मसलन और जो मोदी के जो दहशतगर्दाना अज़ाइम थे उनको अगर हम देखें तो उनकी अपनी ही इंडियन स्टेट के लिए वो इस वक्त कितने ख़तरे का घंटी बजा रहे हैं, वहाँ पर कितनी आज़ादी की तहरीकें मुतहरक हो गई हैं, और वहाँ पर किस कदर जो आरएसएस का नज़रिया है वो लोग उसे खौफज़दा होकर उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि मौजूदा ये मैं भी नहीं, बल्कि ये मेरी अपनी राय है कि मौजूदा जो हुकूमत है कि
उसके कम से कम इस अमल से देखें, पिछले अगर हम दौर की बात करें तो 10 साल की, हम ज़्यादा देर की नहीं, 2007 से या 8 से लेकर 2018 तक हम बात कर लें, एक कश्मीर कमेटी थी। एक कश्मीर कमेटी ने मुझे बताया कि सफारती सतह पर क्या किया, करोड़ों रुपए इस आवाम के उसके ऊपर खर्च हुए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए था ना। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने कश्मीर इशू के ऊपर कोई सिंगल मीटिंग भी कॉल नहीं की थी, जिसका सोल एजेंडा कश्मीर इशू होता, कोई एक मीटिंग भी नहीं कॉल की थी। देखें, ये मसलन इसका जवाब तो बिल्कुल कौम इस बात का इंतज़ार करती है, मुंतज़िर भी है कि आया वो कौन से ऐसे मामला थे जो उनकी उस वक्त खामोशी का सबब बने रहे। और चलें, देर आए दुरुस्त आए, अगर रियासती सतह पर आज ये मैसेज जो है अगर हमारी अफवाज की तरफ से जाता है, जो एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी है, वो क्या है कि जब तक एक गोली और एक सिपाही है, हम कश्मीर के लिए उनकी इखलाकी, कानूनी और जो उनकी तहरीक है उसमें उनकी मुआनत करते रहेंगे। ये असल में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो देखें, जो खारजा पॉलिसी भी आवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक होनी चाहिए ना, जो आवाम भी उसे कबूल कर लें। तो ये मैं समझूंगा कि जो तर्जमाने जो फ़ौज के हैं उन्होंने हर जगह पर आवाम के जो उनके दिल में जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी तवक्कात हैं, उनकी हमेशा तर्जमानी की है। तो बिल्कुल कश्मीर हमारी शाह रग है। हम समझते हैं कि हम किसी भी कीमत पर, कोई भी पाकिस्तानी उस कश्मीर इशू के हवाले से एक रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आइंदा मैं ये समझूंगा जो आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि अगर सफारती सतह पर जैसी पोजीशन इसको चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे वज़ीर आज़म उन्होंने ली हुई है, अगर वो इसी पॉलिसी को लेकर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले से मज़ीद बहुत सारी जो आने वाले वक्तों में बेहतरी आ सकती। कश्मीर देखा जाए तो तमाम मुसलमानों का मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म शदीद हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। तो इस सूरत में तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप समझते हैं कि हमारे जो इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त? देखें, एक बात मैं बनियामीन साहब बड़ी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में हर मुल्क को अपने अपने मफादात अजीज़ होते हैं। इसमें अगर हम ये मैं सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ, एक वक्त था जब रशिया के साथ अफ़गानिस्तान में जंग थी तो बहुत सारी खलीजी रियासतें उस वक्त आपके साथ थीं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको इस बारे में इल्म था कि आज ये अफ़गानिस्तान में अगर रशिया आ गया तो फिर आने वाले वक्तों में उनकी भी खैर नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने मफादात के लिए उसको साथ थीं। आज हम समझते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा खला हमें नज़र आता है तो वहाँ पर शायद वो समझते हैं कि उनको हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं है। रशिया से तो उनको ख़तरा हो सकता था कि वो अफ़गानिस्तान के बाद वो खलीजी रियासतों की तरफ रुख ना कर ले, तो हो सकता है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट उनके साथ है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो मफादात होते हैं वो हर मुल्क के अपने हैं। देखें, मेरा अगर कितने भी अच्छे दोस्त मेरे साथ दाएं बाएं क्यों ना खड़े हों, लेकिन जब मेरी कोई शाह पकड़ेगा तो सबसे पहले मुझे ही उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शाह रग है। हम कश्मीर में एक असूली जंग की बात करते हैं। असूली लड़ाई वो क्या है कि वहाँ पर एक अक़वाम मुत्तहिदा जिसका हम नाम लेते हैं, उन्होंने उनको हक़ दे रखा है कि वो अपनी ख़ुद अरादियत के लिए ख़ुद फ़ैसला कर ले। ये कानूनी हक़ उन्होंने उनको दिया। अच्छा, दूसरी बात यह, अगर हम तक़सीम हिंद की बात कर लें तो तक़सीम हिंद में भी ये फार्मूला रहा है था कि जो अक्सरियती इलाके हैं जिसके पास हैं वो जिसके साथ चाहें वो इल्हाक़ कर लें। इसका मतलब ये है कि हम कोई जबरो या कोई ऐसा ढोंग या कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते कि जो हम चाहते हैं कि हमारी जंग हो जाए। हम एक उसूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। देखें, यहाँ पर भी हम उसूली मौक़िफ़ की बात करते हैं कि अगर उन्होंने उनको हक़ दिया है, कश्मीरियों को ये पूरा हक़ हासिल है कि वो जिसके साथ चाहें इल्हाक़ करें, जैसे वो चाहें। उन अपनी आज़ादी को, जब इस मुआशरे में, इस दुनिया में अब ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है, तो फिर उनको ताकत के ज़रिए बिल्कुल की उनकी जो तहरीक है उनको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो दोस्त ममालिक हमारे साथ नहीं भी हैं, तो ये कश्मीर के हवाले से हमको ही फ़ैसला करना है। ये बनियामीन साहब, ये बड़ी हकीकत तलख हकीकत वाली बात है। हम अपने दाएं बाएं ना देखें,
हम अपनी सफ़ों को सीधा करें, हम अपने जो अंदरूनी जो हमारे अंदर छुपे हुए गद्दार हैं, जो जिन्होंने इस रियासत को खोखला किया है, इसको मकरूज़ किया है, जिन्होंने यहाँ पर सियासी कल्चर को मकार का कल्चर बना दिया है, जिन्होंने यहाँ पर दो कौमी नज़रिए को कभी पनपने नहीं दिया, जिन्होंने जो इसकी रूह है, देखें पाकिस्तान जो है इसका मार्ज़ वजूद में आना कोई हादसाती नहीं था, ये नज़रियाती स्टेट है, ये आइडियोलॉजी के ऊपर हासिल की गई है। यहाँ पर फलाई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने के लिए यहाँ पर लाखों इंसानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें यहाँ पर अपने अंदर जो हमारी नफ़रतें लोगों ने बढ़ा के रखी हैं, अपनी नफ़रतों को ख़त्म करना है। हमारी सियासी तकसीम जो इन्होंने बना के रखी है, हमने उस सियासी तकसीम को ख़त्म कर इस रियासत के लिए अगर हमने एक होना है, हमें देखें हमें तो लसानियत में तकसीम किया गया, हम किसी की बात नहीं करते। हम अगर हाल ही में देख लें तो यहाँ पर फेडरेशन को मजबूत करने की बजाय इकाइयों की बात होती रही है। चलें इसका कोई भी असबाब हो, इस वक्त वो चीज़ें नहीं है कि हम डिस्कस करें। हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आज हमें सिर्फ अपनी सफ़ों को सीधा करना चाहिए, हमें अपने ऊपर एतमाद लाना चाहिए, हमें बहसियत कौम मुतहिद होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमने ही लड़नी है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान और कश्मीरियों की जंग है, जो पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को मिलकर ही लड़नी है। कोई हमारे साथ खड़ा हो ना हो, बहरहाल हमें हर सूरत में ये जंग लड़नी ही है। नाजरीन, मेरे पास आपके लिए एक अहम अनाउंसमेंट है। मुहिब वतन टीवी ने कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड के ऊपर अपना दायराकार थोड़ा वसी किया है। हम इस वक्त वेबसाइट पर भी आ चुके हैं। कुछ नाजरीन का ये कहना था कि हम यूट्यूब पर वॉच नहीं कर सकते, लिहाजा इसको वेबसाइट पर भी लॉन्च किया जाए। तो नाजरीन, आपके लिए मैं बताता चलूँ कि www.muhibbewatan.tv वेबसाइट है, जहाँ आप हमारे लेटेस्ट प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसी तरह आप हमें फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका एड्रेस facebook.com/muhibbewatan.tv है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सा इस्लामिक मुल्क जो है वो जंग की हालत में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। देखते रहिए मुहिब्बे वतन टीवी।